चार्टर एक्ट 1853 को सबसे पहले जानिए। गवर्नर जनरल की परिषद में भैया कितने सदस्य हैं, अभी बताएं फटाफट से, अभी तक आप क्या समझ रहे हो? गवर्नर जनरल की परिषद में, इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए और अन्य 2 सदस्य जोड़ने का प्रावधान दिया गया कि वो चाहे गवर्नर जनरल तो 2 और। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें 6 आपका जो एडिशनल मेंबर्स थे उनको जोड़ा गया और साथ में बोला गया 2 एडिशनल मेंबर्स और भी जोड़े जा सकते हैं। मुझे बताओ अब तक जो गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिल में कितने सदस्य हैं? तो आप कहेंगे गवर्नर जनरल की काउंसिल में थे भैया आपका कितना, 4 सदस्य थे। और 4 सदस्य जो हैं उनमें से एक क्या होना चाहिए, जो मैकाले था आपका, वो क्या होना चाहिए, वो कानून का जानकार होना चाहिए। इन 4 में से एक। कितने सदस्य और जोड़ दिए गए? 6 जोड़ दिए गए और प्रावधान दे दिया गया 2। तो कुल मिलाकर के कितने सदस्य हो गए, जरा मुझे बता दें फटाफट से बताएं। यही इसी को नाम दिया गया केंद्रीय विधान परिषद। तो आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय विधान परिषद की बात किस एक्ट में की गई थी? केंद्रीय विधान परिषद यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन्हीं मेंबर्स को कहा गया और इसी में भारतीयों का आगे प्रवेश होगा। इसी केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय आपका प्रवेश करेंगे। तब मैं आपसे पूछूंगा केंद्रीय विधान परिषद मैंने आपको कहाँ पर बताया था। कितने मेंबर हो गए टोटल? तो आप बोलेंगे 12 सदस्य और इन्हीं 12 सदस्यों को बोला गया केंद्रीय विधान परिषद। और साथ में एक बात समझनी है कि केंद्रीय विधान परिषद ने क्या बोला, केंद्रीय विधान परिषद, अब जो विधान परिषद अर्थात जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, आज के टाइम पे हम बात करें, वो उच्च सदन है। स्टेट में जो विधान परिषद है वो क्या है, वो उच्च सदन है। तो यहाँ पर जो केंद्रीय विधान परिषद बनी थी उसके लिए क्या की गई, एक फंक्शनिंग की गई। विधायी और कार्यकारिणी कार्य इसके अलग कर दिए गए, मतलब इसको कार्य सौंपे गए, विधायी और कार्यकारिणी कार्य अलग कर दिए गए। कार्यकारिणी कार्य अलग कर दिए गए, मतलब दोनों को डिफाइन कर दिया गया कि भाई उनके जो आपका लेजिस्लेटिव वर्क्स होंगे, यानी कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वर सेपरेटेड, अलग अलग बताया गया कि कार्यकार, जो आप जानते हो ना आज हमारे देश में कार्यपालिका है, कार्यपालिका के क्या कार्य हैं हमारे देश में, बताएं जरा। मैंने आपको बताया था कार्यपालिका का कार्य होता है क्रियाओं का, जितने भी लॉ बने हैं, ठीक है, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज कैसे होगा। आज मैं अगर आपसे पूछूं व्यवस्थापिका या आपका विधायिका का देश में क्या कार्य है, कानून निर्माण का, तो आप समझ गए केंद्रीय विधान परिषद में दोनों कामों को अलग अलग आइडेंटिफाई किया गया कि भाई लॉ मेकिंग का कार्य जो होगा वो लेजिस्लेटिव का होगा, अच्छा विधानसभा का होगा, आपका विधायिका का, व्यवस्थापिका, जो भी नाम आप इसको दें, या जो आपका एग्जीक्यूशन का काम होगा वो किसका होगा, वो कार्यकारिणी का होगा। बात क्लियर है? छोटी सी बात में कोई दिक्कत? भाई दोनों चीजों को अलग कर दिया गया। दूसरा पॉइंट एक लिखेंगे यहां पर, सिविल सेवकों की भर्ती जो होगी, भाई मैंने आपको अभी बताया था कि पहले जो एक्ट था 1833 उसमें तो प्रयास किया गया था, क्या वो प्रयास सफल हुआ था, यस और नो? भैया वो प्रयास 1833 में जो किया गया क्या वो सफल हुआ? तो आप बोलेंगे भैया सिविल सेवकों की भर्ती, द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट विल ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ठीक है, किसके बेसिस पर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बीओडी के सदस्यों की जो संख्या है वो घटा दी गई। कितने सदस्य होते थे बीओडी में, बताएंगे? घटाकर 18 कर दी गई, मतलब कितने सदस्य कम कर दिए गए ये बता दो बस, तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया क्लास में आपका ध्यान था। भैया 24 होती थी, अब कर दी गई 18। 18 में भी इतना सिकंजा कस लिया ब्रिटिश शासन ने, बोला इनमें से भी 6 जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, यानी 6 नामांकित होंगे और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नामांकित होंगे।
कितने घटा दिए गए भैया? 6 सदस्य उनके घटा दिए गए। इस बात में कोई परेशानी? इतना ही था हमारा। एक बार रिवाइज कर लें और फिर जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ उनको जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है? पहले रिवाइज करें ध्यान से, की पॉइंट्स देखें क्या है। पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी क्योंकि अब व्यापारिक और राजनीतिक दोनों ही तरह के कार्य करने लगी थी, इसीलिए कंपनी के जो किसके लिए आपका, किन कार्यों के लिए? व्यापारिक कार्यों के लिए आपका बीओडी, राजनीतिक कार्यों के लिए बीओसी बनाया गया। शक्तियां बीओडी के पास ज्यादा कि बीओसी के पास में? भैया बीओसी के पास में। मतलब बीओसी के अधीन तो गवर्नर जनरल तक को भी कर दिया कि गवर्नर जनरल जो होगा वो बीओसी की मतलब परमिशन के बिना किसी भी राजा से ना तो युद्ध कर पाएगा, ना उसके साथ में मित्रता कर पाएगा, ओके, ना उसको कोई एश्योरेंस देगा, ना कॉन्फ्लिक्ट करेगा। कंपनी का जो क्षेत्र होगा, जो कंपनी ने कब्जा लिया, उसको ब्रिटिश भारत बोलेंगे, ठीक है? गवर्नर जनरल के परिषद संख्या उतनी नहीं पूछी जाती है यहाँ से। प्रांतीय सरकारों की विफलता पर ये उन्हें अधिक आपका क्या कर सकता था? सस्पेंड कर सकता था। 1786 के एक्ट में क्या बोला गया? विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता था। कमांडर इन चीफ कौन होगा? गवर्नर जनरल पहले होता था, जो उसकी आपका काउंसिल थी उन तीन में से कोई एक होता था, ओके। 1793 के एक्ट में कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। साथ में खर्चे की बात की गई इंडियन रेवेन्यू से। चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी को मोनोपोली मिली हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको खत्म कर दिया गया। सिर्फ 2 चीजों पर उनके राइट बच गए, चाय पर और चाइना के साथ में 6 पर बच गए, ओके। ईसाई मिशनरी भारत में आए। ईसाई मिशनरियों ने क्या किया? मैंने आपको बताया, थॉमस द अपोस्टल भारत आने वाला पहला ईसाई है। पहला चर्च जो वो सेंट थॉमस केरल में ही बना, कोच्चि में आपका, और 1508 में आपका बना सेंट फ्रांसिस चर्च केरल का। वो भी बहुत चर्चित है क्योंकि वो यूरोपियन स्टाइल में बना पहला चर्च है। और साथ में अगर बात करें किस मिशन की, हमने बात की श्रीरामपुर मिशन, जो इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर चलाया भारत में लोगों को ईसाइयत में बदलने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर श्रीराम मिस्र में कौन बताया मैंने आपको? मुख्य कौन थे? बिशप कैरी, मार्समैन और वार्ड उसके सहायक थे। 1813 के एक्ट में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात हुई। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, ये कहा गया किसमें? चार्टर एक्ट 1833 में। बेंटिक पहले गवर्नर जनरल हुए। बोला गया कि इसके लिए कानून बनाएगी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। तो कानून बनाने के लिए कानून के जानकार लोग भी तो हों। जैसे आपका 1773 में मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें कौन थे? आपका एलिजा इम्पे थे। तो एलिजा इम्पे ऐसे नहीं कि भाई ये ऐसे ही उनको बुला लिया गया, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस देखा गया था कि भाई वो आपका संविधान के जानकार होने चाहिए। आयरलैंड में उन्होंने आपका कम से कम 5 वर्षों तक आपका कोई न्यायिक अनुभव उनका हो। तो विधि बनाने के लिए मैकाले को चुना गया। मैकाले चौथा सदस्य बना। मैकाले ने ही क्या बोलेंगे, जो प्रथम विधि आयोग 1834 में बना, उसकी अध्यक्षता की। यहाँ पे कुल 4 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में बना। वर्तमान में हमारे यहाँ 23वां विधि आयोग कार्य कर रहा है, जिसके अध्यक्ष बीपी सिन्हा है। 3 वर्ष के लिए इसको चुना गया। विधि आयोग का कार्य क्या होता है? आपका कानूनों का आकलन करना, असेसमेंट ऑफ लॉज की। वो डीपीएसपी को केंद्र में रख के देखता है कि कहीं डीपीएसपी के तहत या क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आपका अवहेलना तो नहीं हुई है। न्याय मंत्रालय कौन सा? विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन वह कार्य करता है। कंपनी का जो अधिकार थे वो 1833 में, 1813 में थोड़े छीने गए, 1833 में पूर्णतः छीन लिए गए। सिविल सेवा भर्ती का प्रयास हुआ, लेकिन विरोध किसका आया? कंपनी का। उसकी वजह से वो लागू नहीं हो पाया, ठीक है। दास प्रथा को खत्म किया गया एलन ब्रो के टाइम पे, 1843 में उसको अवैध घोषित कर दिया गया। 1853 में आपका वो सिविल सेवक जिनकी भर्ती के लिए प्रयास हुआ था, देखो भर्ती कब शुरू हुई देख लेना, प्रयास शब्द आए तो 1853, और प्रतियोगिता के आधार पर होगी, ये आपका डिसाइड किया गया 1853 में। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 सदस्य जोड़े गए, 2 अन्य सदस्य जोड़े जाने का प्रावधान हुआ। कुल मिलाकर के 12 सदस्य हुए, जिसको केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। केंद्रीय विधान परिषद के कार्य अलग अलग आपका सेपरेट किए गए, जिसमें विधायिका का कार्य क्या बताया गया? आपका लॉ मेकिंग आप पहले से जानते हो, और कार्यकारिणी कार्य ये अलग कर दिए गए। कोई बात, दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, क्वेश्चन करा दें आपको? करेंगे आंसर? फटाफट करना, एग्जाम देख लिया करो, ठीक है। और एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता। देखो मैं आपको एक चीज पर, भैया केरल में है, कहाँ पे? केरल में है। भारत का पहला ईसाई मिशनरी कौन था? आईबी के एग्जाम में पूछा गया, IBACIU 2012, थॉमस द अपोस्टल। थॉमस द अपोस्टल कौन सा श्रीरामपुर मिशन से संबंधित था? श्रीरामपुर मिशन, CDS परीक्षा 2022 यूपीएससी का क्वेश्चन है। विलियम कैरी कौन था? ये मुख्य बिशप था। विलियम कैरी कौन था? ये मुख्य बिशप था। उसका साथी था मार्समैन, और उसके साथ में था आपका क्या बोलेंगे, विलियम वार्ड। डेविड हेयर नहीं था भैया। कौन कौन थे? 1, 2 और 3 थे, केवल 1, 2, 3। ईसाई मिशनरियों के किस चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई, कि वो भारत में खुले तौर पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं? बताएंगे।
किससे भैया? 1813 के एक्ट से दी गई, 1813 के एक्ट से। ओके। ईसाई मिशनरियों ने 1818 में, ठीक है, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की थी। कहां पर? मध्य प्रदेश। आपका साथी जो सर्विस कमीशन एमपीएससी ने पूछा इस क्वेश्चन को 2019 के मेंस में। तो ईसाई मिशनरियों ने 1818 में कहां पे? सेरामपुर। सेरामपुर कहां पे पड़ता है, किस स्टेट में? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की थी। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है भैया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली? दोहरी प्रणाली का मतलब क्या हो गया आपका? क्या पूछ रहे हैं? ड्यूअल सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम मतलब दो तरह का सिस्टम हो गया। व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और आपका किसके लिए? नागरिक संबंधी मामलों के लिए, कंपनी के मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। तो दोहरी प्रणाली है, किस में बात की गई? पिट्स इंडिया एक्ट में, विलियम पिट द यंगर ने जो बनाया। क्या बोलेंगे? 1784 में। ये हम आगे पढ़ेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में दिए गए कथन संबंधित हैं? भारत में कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य, ठीक है, ब्रिटिश पोजेशंस या ब्रिटिश ऑक्यूपेशन कहा जाएगा। आक्रामक युद्धों और संधियों पर एक सामान्य निषेध रखा गया कि भाई ऐसा नहीं होगा गवर्नर जनरल किसी भी युद्ध के लिए या किसी भी ट्रीटी के लिए, किसी भी वॉर के लिए या ट्रीटी के लिए ऐसा नहीं होगा कि वो आपका उससे क्या करेगा? आपका ट्रीटी साइन कर लेगा। ये किस में बोला गया आपका? बोलेंगे 1784 के पिट एक्ट में कहा गया। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। एक तो टी का बिजनेस बचा था और चाइना के साथ में, और थोड़ा सा हिस्सा मैंने बताया अफीम के लिए। तो ये क्या हो गई? ठीक बात हो गई एकदम से। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज या क्राउन की प्रभुसत्ता को सुदृढ़ किया। क्या कर दिया इसने? कंपनी की जो साथी आपका भारतीय राज, भाई अगर आप बात समझिए, छोटा सा एक लॉजिक लगाना। बात यह है कि इसने जो ऑक्यूपाइड किए एरिया, और ऑक्यूपाइड एरिया जो थे आपका, वो ब्रिटिश शासन के अधीन आएंगे या नहीं आएंगे? आप कहेंगे हाँ जी भैया। तो ब्रिटिश राज्य जो है अपनी संप्रभुता को बढ़ा रहा है या नहीं? उसका क्या बोलेंगे? आपका स्ट्रेंथनिंग आपका उसको दे रहा है या नहीं? तो स्ट्रेंथिंग तो मिल रही है कि ब्रिटिश शासन को, कि भाई उसका राज्य क्षेत्र जो है, उसके क्षेत्र वो ब्रिटिश आधिपत्य होंगे, तो उसकी संप्रभुता बढ़ रही है। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था? नहीं, सिर्फ उनके वेतन दिए जाते थे, नियंत्रण में नहीं आया। भारत का राजस्व मतलब संपूर्ण भारत की बात हुई। तो एक और दो ठीक होगा, एक और दो ठीक होगा। 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए थे? कौन से प्रावधान किए गए थे बताएं एक बार। चीन के साथ व्यापार और चाय में व्यापार को छोड़कर भारत में व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। गलत बात है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का पॉइंट है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए, किसमें? 1813 में। ये दोनों ही मेजर बातें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बनेगा? केवल 1 और 3 बनेगा। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया? एमटीएस परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन, कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया? आप कहेंगे भैया 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में क्या सही नहीं है? इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, व्यापार को समाप्त कर दिया। ईसाई मिशनरी भारत आए, उन्होंने बोला कि उन लोगों को जाकर एनलाइटन करो। एनलाइटन करना सिर्फ एक बहाना था, बात यह थी कि यहां पर ईसाइयत को बढ़ाना था। ओके, तो क्या बोलेंगे आपका? ये क्या बात हो गई? अब एकदम से सही बात हो गई। इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया। एकदम सीधी सी बात है, ठीक है। 1813 में क्या हो गया भाई? अब कंपनी कमजोर हो गई ना। अब बात समझो, कंपनी का एकाधिकार छीन लिया। कंपनी को मोनोपोली थी, और कंपनी की जब मोनोपोली खत्म हो गई तो कौन मजबूत हुआ? कंपनी तो कमजोर हो गई ना। तो ब्रिटिश सरकार के सामने कंपनी कमजोर हो गई। कमजोर हो गई यानी कि ब्रिटेन जो है, देखो, अपने देश में मौजूद होते हुए भी अपने देश से बाहर भारत के निर्णय ले पा रहा है। यानी उस समय के ब्रिटेन क्या बाहरी संप्रभु है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो वो बाहरी संप्रभुता को दर्शा रहा है। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को, देखो चाय का व्यापार सहित नहीं, चाय का व्यापार रहित वर्ड आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि चाय का व्यापार तो एक्सेप्शन केस है ना। चाय का व्यापार थोड़ी ना खत्म हुआ था,